Hello, my dear students. Once again, welcome to the class of the day. Today, in this class, we are going to read the prose book of UP Board English Class 10. This is the fourth lesson from the diary of Annie Frank, and the writer of this lesson is also Annie Frank. This is an autobiography of Annie Frank. She wrote a diary, and some of the matter of that diary is written here or given here. तो शुरुआत करते हैं पहले एनी फ्रैंक आई मीन अबाउट द राइटर के बारे में शुरुआत करते हैं। पहले हम लेखिका के बारे में दो शब्द जान लेते हैं, इसके बाद फिर टेक्स्ट की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनी फ्रैंक जिनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 1945 में इन अ वेरी अर्ली एज हो गई थी। वो वो जर्मन वासी या जर्मनी की, जो भी कह सकते हैं, वो जर्मन वासी या जर्मनी की एक लेखिका थी और अपने परिवार के साथ वो 1933 में नाजी अत्याचार से बचने के लिए नीदरलैंड चली जाती हैं। एनी की मृत्यु बेलसेन यातना शिविर में हुई थी। उसकी डायरी उसके समय में छिपा कर रखी हुई थी और उसका प्रकाशन उनके फादर के द्वारा 1947 में किया गया था। एक्चुअली एनी ने डायरी की प्रत्येक प्रविष्टि डियर किटी के साथ शुरू की थी। एनी के पिता, जिनका नाम ओटो फ्रैंक था, प्रलय से बचे हुए मात्र एक अकेले व्यक्ति थे जिन्हें 1945 में मुक्त कर दिया गया था और उनके लौटने पर तब डायरी ओटो फ्रैंक को सौंप दी जाती है और ये बताया जाता है कि ये आपके घर से प्राप्त हुई डायरी है, जिसे शायद आपकी बेटी ने लिखा है। एनी फ्रैंक की डायरी पाकर के उनके फादर ओटो फ्रैंक बहुत इमोशनल हो जाते हैं। डायरी को पढ़ते हैं। डायरी में जो यातनाएं सही गई थी, जो उनके परिवार को और उनकी जाति के लोगों को कष्ट दिया गया था, किस प्रकार से उनको प्रताड़ना दी गई थी, किस प्रकार से उनको मारा पीटा गया था और किन किन कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उनके जीवन में। डायरी ने हर घटना का वन बाय वन विथ डेट एंड टाइम चित्रण किया था और जिस कारण से उनके फादर ने 1947 में उस डायरी को पब्लिश करवाया था और वह बुक उस समय पढ़ी जाने वाली सबसे अधिक फेमस बुक में से एक थी। तो ये था एनी फ्रैंक के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। यस, शुरुआत करते हैं यहीं से। शुरुआत करते हैं इसे और देखिए यहीं से ये फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही है, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक कहती हैं कि राइटिंग इन अ डायरी लिखना इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में एक बहुत ही विचित्र अनुभव है, फॉर समवन, किसी के लिए, लाइक मी, मेरी तरह। तो मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी डायरी नहीं लिखा है, बल्कि आल्सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट कि, लेटर ऑन, बाद में, नाइदर आई, ना तो मैं, नॉर एनी वन एल्स, ना कोई अन्य, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इन द म्यूसिंग्स ऑफ अ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल। म्यूसिंग मीन्स होता है एक प्रकार से, इसको ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप लोग याद करते चलिए। म्यूसिंग्स मीन्स होता है डीप थिंकिंग, अर्थात चिंतन। ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 वर्ष की उस स्कूल गर्ल पर। तो कहती हैं कि बल्कि इसलिए, ऐसा नहीं कि पहले मैंने कभी डायरी लिखा नहीं है, बट यहाँ से करते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है
कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13 वर्ष की स्कूल लड़की के चिंतन में रुचि लेगा। चिंतन मीन्स अम्यूजिंग करना ना, जो उन्होंने इतना अम्यूज़ करके, इतना विचार करके, इतना चिंतन करके जो अपनी डायरी लिखा है, और उसलिए कहती हैं कि शायद कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा मेरी मेरी लेखन शैली पर या मेरी पुस्तक पर, इसलिए वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं अपनी बात को किसी के सामने कहने के लिए। इसलिए वो खोज रही हैं एक ऐसा चीज़ या एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा फ्रेंड जो उनकी फीलिंग्स को समझ सके। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं ओह वेल अरे ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे अत्यधिक आवश्यकता है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, अपने चेस्ट थिंग ऑफ मीन्स बाहर करना, माई चेस्ट मीन्स मेरे अंदर से, अर्थात मेरे जो दिल के अंदर मेरी जो भावनाएं हैं, जो मेरे विचार हैं, उन विचारों को मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, किसी से शेयर करना चाहती हूँ या किसी से कुछ कहना चाहती हूँ, अर्थात मैं अपनी बात को किसी के सामने कहना चाहती हूँ। तो इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से समझना है आपको। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एनी फ्रैंक कहती हैं कि मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं पहले इस तरह का कोई मैटर कभी लिखी नहीं हूँ, बट ऑल्सो बिकॉज इट नीड्स टू मी दैट लेटर on, neither I nor anyone else will be interested in the amusing of a 13 years old school girl, बल्कि इसलिए कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और इस 13 वर्ष की स्कूल लड़की के चिंतन में इंटरेस्ट लेगा, चिंतन में रुचि लेगा। ओह वेल अरे अच्छा, इट डजेंट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे और अधिक आवश्यकता है कि मैं अपने दिल की सभी बातें उसमें खोल कर रख दूँ, उस डायरी में खोल कर रख दूँ, साफ साफ लिख दूँ। ये एनी फ्रैंक कहती हैं। ठीक, चलिए अगले पैराग्राफ में आते हैं। ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझ कर चलेंगे तो आई होप आपको हर एक पैराग्राफ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस पैराग्राफ को देखते हैं हम। सेकंड पैराग्राफ में आप लोग आइए, सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ। चलिए समझते हैं इसको ध्यान से। अब एनी फ्रैंक कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा कागज में अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैंने आजकल इस कहावत पर विचार किया है जब मैं वेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा हताश का अनुभव कर रही थी, निराशा का अनुभव कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन ऑन माई हैंड, और जब मैं अपने हाथ को अर्थात अपने हाथों के ऊपर अपनी ठुड्डी रख कर के बैठी हुई थी, अपने सिर को या अपने मुंह को अपने हाथ में लेकर के, जब मैं ठुड्डी को अपने हाथ में लेकर बैठी हुई थी, उस समय मैं थोड़ा हताश थी जब मैंने यह विचार किया, क्या पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि लोगों की अपेक्षा कागज में अधिक धैर्य होता है। और क्या था, बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं थोड़ा सा बोर फील कर रही थी, मैं थोड़ा सा बोरिंग महसूस कर रही थी, और लिस्टलेस महसूस कर रही थी, थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी। और वंडरिंग, मैं सोच रही थी वेदर टू स्टे इन और गो आउट, या यहीं पर बैठा जाए या कहीं घूमने चला जाए। जब मैं इस बारे में विचार कर रही थी, बोर हो रही थी, और मैं सोच रही थी कि यहाँ पर बैठा जाए या फिर कहीं चला जाए। आई फाइनली स्टेड, मैं अंत में रुकी रही, वेयर आई वॉज, जहाँ पर मैं थी, ब्रॉडिंग, चुपचाप। ब्रॉडिंग मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से थिंकिंग डीपली अबाउट, अर्थात
किसी चीज़ के बारे में गहरे विचारों में पड़े रहना। याद रखिएगा, ये मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। एब्रॉडिंग, ये एब्रॉडिंग मीन्स क्या होता है? थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन अनहैप्पी, अर्थात कोई ऐसी गहरी सोच में पड़े रहना जो किसी को दुखी बना दे, किसी को कष्ट में रख दे। तो इस प्रकार से वो अकेली बैठी थी और विचारों में खोई हुई थी। यस, और कहती हाँ, यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, लोग पेपर में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ बैक नोटबुक। स्टफ मीन्स एक प्रकार से मोटे, अर्थात जो आप वेल आप समझते हैं उस चीज़ को। जब डायरी है, जैसे डायरी में जो ऊपरी हिस्सा होता है वो काफ़ी स्टफ होता है, काफ़ी मोटा होता है ना, जिससे कि डायरी सुरक्षित रहे, तो इसीलिए कहते हैं कि दिस स्टफ। और कहती हैं कि पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस, और चूँकि आई एम नॉट प्लानिंग, मेरा कोई प्लान नहीं है, टू लेट एनी वन, किसी को एल्स रीड, पढ़ने देने के लिए, अर्थात मेरा कोई विचार नहीं है कि मैं इस नोटबुक को या इस डायरी को किसी को पढ़ने के लिए दूंगी। दिस स्टफ बैक, दिस स्टफ बैक नोटबुक मीन्स एक प्रकार से डायरी है। और ग्रांटली, ग्रांट करना मीन्स अनुमति देना, रेफर टू एज अ डायरी, जिसे हम डायरी कहते हैं। अनलेस, जब तक कि नहीं, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता है। तो क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहती हैं कि मुझे, हाँ, वो कहना चाहती हैं कि जब वो वहाँ पर बैठी बोर हो रही थी और डायरी इस प्रकार से लिख रही थी, तो कहती हैं कि ये जिसकी ये जो नोटबुक है, जो पुस्तक है, जो डायरी है, जिसको मुख्यतः हम डायरी कहते हैं, कोई और पढ़े जब तक कि मुझे कोई वास्तविक फ्रेंड नहीं मिल जाता है, जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता है, मैं किसी को यह बुक पढ़ने को या मैं किसी को यह डायरी पढ़ने को नहीं दूंगी। आई प्रॉबली विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और कहती हैं कि संभवतः इससे जरा भी अंतर ना आए। कहते हैं इज प्रॉबली विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और संभवतः इससे जरा भी अंतर ना आए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। स्मॉल पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ये नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है नाउ, नाउ मीन्स अब। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पर वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट करना समझते हैं ना? यस, प्रॉम्प्ट करना मीन्स होता है एक प्रकार से यस काउज्ड, अर्थात प्रेरित करना, प्रॉम्प्ट करना, प्रॉम्प्टेड, ये वर्ड याद रखिएगा, प्रॉम्प्टेड, ये दिस इज द वर्ड प्रॉम्प्टेड। कहते हैं नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पर वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझको प्रेरित किया, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, पहले डायरी रखने के लिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, जबकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। कहते हैं अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले डायरी रखने के लिए प्रेरित किया था, प्रॉम्प्ट किया था, प्रेरित किया था। मेरा कोई मित्र नहीं है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब कहते हैं कि मुझे इस बात को और स्पष्ट रूप से कह लेने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, जब तक कि चूंकि कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13 years ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, कि यह 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल इस संसार में पूर्ण रूप से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और वास्तव में ऐसा नहीं है। कहते हैं कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ये 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल इस संसार में पूर्ण रूप से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं, अर्थात मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लिविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट्स, मेरे पास मेरे प्यारे पेरेंट्स हैं। 16 years ओल्ड सिस्टर, और 16 years ओल्ड की सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट
30 पीपल, और लगभग 30 पीपल हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं फ्रेंड कहती हूँ। मेरे पास 30 मित्र हैं। मेरी 16 ईयर्स ओल्ड 16 साल की एक बहन है, और मेरे प्यारे मम्मी और पापा हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम, और मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, प्यारी चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर भी है। नो, नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, अर्थात यहाँ धरातल पर तो देखने से लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, या डेफिनेटली मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के बजाय, एक्सेप्ट वन आर ट्रू फ्रेंड, अर्थात मेरे पास एक सच्चे मित्र के बजाय और सब कुछ है। मेरे पास केवल एक सच्चा मित्र ही नहीं है, और इसके अलावा मेरे पास सब कुछ है। हाँ, तो कहते हैं ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इन हैविंग अ गुड टाइम। कहते हैं ऑल आई थिंक, जो मैं सोचती हूँ, अबाउट, बारे में, व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं फ्रेंड्स के बीच में होती हूँ, हैविंग अ गुड टाइम, तो मेरे पास एक अच्छा समय होता है। कहते हैं जब मैं अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, तो मेरे पास एक अच्छा समय होता है, मेरे पास एक अच्छा समय होता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग्स। कहते हैं आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं खुद से नहीं लाती हूँ। चलिए फिर से देखते हैं। अच्छा, आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। अब बताती हैं वो अपनी फ्रेंड्स से जब बातचीत करती हैं, तो बातचीत करने में कि किसी किसी चीज़ के बारे में बातचीत नहीं कर सकती, इसके बारे में, बजाय, सिवाय प्रतिदिन की साधारण चीज़ों के, अर्थात वो अपने फ्रेंड से केवल दिन भर की बहुत ही ऑर्डनरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बहुत ही साधारण चीज़ों के बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हैं। अब कहती हैं वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम करीब आ सकेंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमें नहीं लगता कि हम अपने फ्रेंड से बहुत क्लोज आ पाएंगे, हम अपने सारी बातें अपनी फ्रेंड से कह पाएंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही मेरा दोष है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, और हो सकता है कि मेरी ही गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर कन्फाइंड नहीं कर पाते हैं। हम एक दूसरे पर इतना कन्फाइंड करना मीन्स क्या होता है, या भरोसा करना। याद कर लो ये मीनिंग भी आप, कन्फाइंड करना, कन्फाइंड करना, कन्फाइंड करना मीन्स बिलीव करना, विश्वास करना। इसको कुछ कुछ मीनिंग्स आप लिखते चलेंगे। CONFID, कन्फाइड करना, कन्फाइड करना मीन्स भरोसा करना, ठीक है ना। कन्फाइड करना, कन्फाइड करना मीन्स टेल समवन अबाउट अ सीक्रेट और प्रोवाइड मैटर इन कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। कन्फाइंड करना मीन्स भरोसा दिलाना। तो कहते हैं मे बी दैट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर, शायद हो सकता है मेरी ही गलती हो कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट इज़ जस्ट हाउ, ये ठीक वैसा ही है, थिंग्स और, जैसे चीज़ें हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल, दे आर नॉट लाइबल टू। लाइबल टू मीन्स क्या होता है, मजबूर, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। याद रखिएगा, कुछ मीनिंग्स है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर तो क्लियर रहेगा। यस, यहाँ से लेके चलते हैं इसको इधर इतना। लाइबल, ये लाइबल मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबल, अर्थात उत्तरदायी होना, मजबूर होना। तो कहते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल, वे उत्तराधिकारी या वे मजबूर नहीं हैं, टू चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। अब दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। तो बोलते हैं, बताते हैं कि बातें ऐसी ही हैं और दुर्भाग्य से वे संभवतः परिवर्तित नहीं हो सकती हैं, अर्थात मैं आई डू नॉट वांट टू मेक अ लॉट चेंजेस इन माई सेल्फ और माई ऑल फ्रेंड्स।
तो इसीलिए मैं अपनी बातें ना तो शेयर कर पाती हूँ, और दिस इज़ नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं अपनी गलती भी मानती हूँ, क्यों मैं अपनी बात को बहुत अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर नहीं करना चाहती हूँ, उनके बहुत क्लोज नहीं जाना चाहती हूँ। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है, ऐसा एनी फ्रैंक बताती। आगे बढ़ते हैं। To entrance the image of this long waiting friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. अब कहते हैं कि to enhance the image of this long waiting friend in my imagination, अब कहते हैं कि अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र की छवि में अच्छी वृद्धि करने के लिए मैं इस डायरी को मैं इस डायरी में कोई ऐसा तथ्य नहीं लिखती जैसा कि अधिकांश लोग लिखते हैं, जैसा कि पीपल ऑलवेज राइट एवरीथिंग इन द डायरी यूज़फुल और नॉट यूज़फुल। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मैं फालतू की चीज़ें डायरी में लिखना नहीं चाहती हूँ। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं उस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, या दिस डायरी किटी, और मैं अपने इस मित्र को किटी नाम से पुकारूंगी। तो कहते हैं इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटिंग फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन मीन्स एक प्रकार से उसको पूर्ण रूप से भर देना, द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। कहते हैं कि मैं इस डायरी में तथ्य नहीं लिखना चाहती जैसा कि अधिकांश लोग लिखते हैं, और बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं इस डायरी को अपना फ्रेंड की तरह मानती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और यही कारण है कि मैं अपने इस फ्रेंड को किटी नाम से पुकारती हूँ, किटी नाम से बुलाती है। उस डायरी को एनी फ्रैंक किटी कह करके बुलाती है। ठीक, क्या कह के बुलाती है? किटी। ठीक। जूम नहीं हो रहा है, चलिए हो गया, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को लेते हैं। Since no one would understand a word of my story of Kitty if I were to plug right in, I had better provide to brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कहते हैं कि चूँकि मैं किटी को अपनी कहानी सुनाऊंगी और उसका एक भी शब्द कोई समझ नहीं सकेगा यदि मैं सीधे बात कह दूंगी तो। कहते हैं सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, किटी और मेरी कहानी कोई नहीं समझ पाएगा अगर मैं इफ़ आई वेयर टू प्लग राइट इन, अगर मैं सीधे अपनी कहानी को लिखना शुरू कर दूंगी। इट वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, अच्छा होगा कि मैं संक्षेप में पहले अपने जीवन की बातें बता दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ज़्यादा लिखना मुझे पसंद नहीं है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ज़्यादा लिखना मुझे पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहले रीड करते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। एडोरेबल मीन्स क्या होता है? सबसे अधिक सम्माननीय। एडोरेबल मीन्स क्या होता है? सम्मान के योग्य। इंस्पायरिंग ग्रेट अफेक्शन। ठीक, याद रखिएगा इसको। एडोरेबल, दिस इज द मीनिंग। एडोरेबल, एडोरेबल मीन्स क्या होता है? इंस्पायरिंग ग्रेट अफेक्शन, अर्थात सम्मान के योग्य। तो माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता जिन्हें मैंने हमेशा सर्वाधिक सम्मान दिया है। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 30 एंड शी वॉज 25। उन्होंने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं किया था
जब तक वो 36 वर्ष और मेरी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई थी। माई सिस्टर मॉर्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गॉट 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में जन्म ली थी। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 को जन्मी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे फादर हॉलैंड माइग्रेट कर गए थे, हॉलैंड चले गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम इन हॉलैंड और मेरी माँ एलिड हॉलैंडर फ्रैंक मेरे पिता के साथ हॉलैंड चली गई थी इन सितंबर के महीने में। वाइल मॉर्गॉट एंड आई वेयर सेंट टू एचन, जबकि मैं और मेरी सिस्टर मॉर्गॉट को एचन, एक स्थान का नाम है, भेज दिया गया था टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ रहने के लिए। तो मेरे फादर और मेरी मदर हॉलैंड चले जाते हैं और हमें अपने ग्रैंड मदर के यहाँ रहने के लिए भेज दिया जाता है। मॉर्गॉट, आगे बढ़ते हैं। मॉर्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। अब कहते हैं बाद में फिर मॉर्गॉट को दिसंबर में हॉलैंड भेज दिया जाता है एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी फरवरी में अपने पेरेंट्स के पास हॉलैंड चली जाती हूँ। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल, प्लंक डाउन ऑन द टेबल मीन्स एक प्रकार से सजा करके बिठा देना टेबल पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट, एक बर्थडे का उपहार के रूप में, फॉर मॉर्गॉट के लिए, अर्थात मेरी बड़ी बहन मेरे लिए बहुत रोती रही होगी, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने जो उसके मॉर्गॉट के बर्थडे के दिन मुझे एक डॉल की तरह, ये प्लंक डाउन मीन्स एक डॉल की तरह, गुड़िया की तरह सजा करके बिठा देना टेबल पर, किसके बर्थडे में, मॉर्गॉट के बर्थडे में। तो कहते हैं मेरी बड़ी बहन मॉर्गॉट के बर्थडे में फरवरी में मुझे हॉलैंड बुला लिया जाता है और मेरी बहन के उपहार के तौर पर मुझे लाया जाता है, सजा करके मुझे रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड राइट वे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने वहाँ आते ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ रुकी रही, मैं वहाँ जाती रही जब तक मैं 6 ईयर्स की नहीं हो गई थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, ये वो समय था जब मुझे फर्स्ट फॉर्म में जाना था। फर्स्ट फॉर्म मीन्स पहली क्लास में जाना था। ये वो समय था जब मैं पहली क्लास में गई थी, जब मैं 6 ईयर्स की हो गई थी तब मुझे पहली क्लास में एडमिशन लेना था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कोपरस, और जब मैं क्लास 6 में गई थी तो मेरी जो टीचर थी जिनका नाम था मिसेस कूपरस, याद रखिएगा ये वर्ड। जब मैं 6 क्लास में थी तो 6 फोर्थ में थी, 6 फॉर्म में थी, तो मेरी जो हेड टीचर थी हर नेम वाज मिसेस कूपरस द हेड टीचरेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी, उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वे आर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हेड ब्रेकिंग फेयरवेल। और कहते हैं कि जो साल के अंतिम दिनों में जब हमको इस स्कूल से जाना था, मुझे अगली क्लास में प्रमोट होना था, तब हम लोग हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल लग रहा था, अर्थात दिल तोड़ने वाली विदाई लग रही थी, और हम दोनों की बोथ इन टीयर्स, और दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों की आंखों में आंसू कैसे? जो लड़की थी मिसेस वो एनी फ्रैंक थी और मिसेस क्यूप्रस, who was Mrs. Kupras? She was the headmistress of the school when Annie Frank was 6th form. क्या 6th form? अगले पैराग्राफ में आते हैं।
इस पैराग्राफ को समझते हैं। चलिए। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। अब 1941 में दादी माँ बीमार हो जाती हैं एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए उस साल का मेरा जो बर्थडे था वो बहुत ही थोड़े बहुत सेलिब्रेशन से ही बीत जाता है। ग्रैंड माँ डाइट इन जनवरी 1942। और इसके बाद जो ग्रैंड माँ थी वो 1942 में उनकी मृत्यु हो जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना याद करती थी और अभी भी उनसे कितना प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other। अब आगे बढ़ते हैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, वो जो 1942 का जो मेरा बर्थडे था, कहते हैं यहाँ से दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma candle was lit along with the rest। कहते हैं कि कहते हैं कि हाँ, हम चारों जब भी ठीक चल रहे थे, और अब मैं मेरा जो 1942 अर्थात 20 जून 1922, और हाँ उसी के बारे में बात हो रही है कि जब थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, होल्ड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंटेड। ठीक है, इंटेंटेड मीन समझते हैं क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट मीनिंग। इंटेंटेड, इंटेंटेड मीन्स होता है प्लान्ड, अर्थात प्लान किया गया था, इरादा किया गया था। क्या? टू मेक अप, अच्छे से सेलिब्रेट करने का, फॉर द अदर, अन्य का। द ग्रैंड मदर्स कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और जो शेष समय में अर्थात जो ग्रैंड मदर को याद करते हुए उनके नाम से भी कैंडल जलाई गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बर्थडे सेलिब्रेशन मेरा आता है तो उस समय मेरी दादी माँ को भी याद किया गया था और उनके नाम से भी कैंडल, उनके नाम से भी मोमबत्तियाँ जलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फोर ऑफ अस, चार हम में से सभी चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, आज भी ठीक चल रहे हैं, अर्थात हम चारों अब भी ठीक ठाक चल रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। कहते हैं हम चारों अब ठीक ठाक चल रहे हैं, और अब मैं वर्तमान तिथि, प्रेजेंट डेट वर्तमान तिथि, क्या 20 जून 1942, 20 जून 1942 तक, अर्थात अब तक हम ठीक ठाक चल रहे हैं। मैं अपनी डायरी में सारी बातें ठीक ठाक से लिख रही हूँ। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं डायरी का उदात्त रूप से लेखन कार्य प्रारंभ कर रही हूँ। ठीक है ना। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से याद रखिएगा, डेडिकेशन मीन्स समर्पण भाव से, उदात्त भाव से, समर्पण भाव से। और सोलेमन मीन्स क्या होता है? सोलम कहते हैं ना इसको, सोलेमन मीन्स सोल, उसको सोलम पढ़ेंगे हम लोग, सोलम, SOLEM, सोलम, SOLEMN, सोलम। सोलम मीन्स क्या होता है? डिवोशनल, अर्थात गंभीरतापूर्ण। तो सोलम डेडिकेशन, गंभीरतापूर्ण समर्पण। तो मैं गंभीरतापूर्ण समर्पण के साथ 20 जून 1942 से डायरी लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, शुरू कर देती हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलो लिखना कहाँ शुरू करती हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। डायरी को लिखा कैसे जाता है वो भी आप लोग सीख सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप डेट डालते हो। जैसे उन्होंने
लिखना शुरू किया था सैटरडे 20 जून 1942, यहाँ से उन्होंने लिखना शुरू किया। इसके बाद सैल्यूटेशन वर्ड लिखा गया उन्होंने, डियरेस्ट किटी, हे मेरी प्यारी किटी। चूँकि वो उस डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसलिए वो हमेशा उस डायरी को इंडिकेट करती थी डियर किटी कह करके। क्या लिखती है उसमें? डियर किटी, हे मेरी प्यारी किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट। एंटायर मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। और क्वेकिंग समझते हैं? क्वैकिंग, क्वैक मीन्स होता है कांपना, हाँ, शिवरिंग विथ फ्राइट एंड नर्वसनेस, और ट्रेम्बलिंग भी कह सकते हैं, ट्रेम्बल करना, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग ना, कांपता। तो कहते हैं कि आवर इंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट। और बूट मीन्स क्या होता है? बूट, बूट मीन्स शर्त लगाना, ठीक ना? नहीं, बूट, बूट मीन्स अंतिम, अंतिम पड़ाव में, हाँ। तो कहते हैं कि आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट, हमारी पूरी क्लास डर के मारे कांप रही है ना। आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन द बूट, बूट मीन्स एक प्रकार से फियर भी हो सकता है, डर। तो हमारी पूरी क्लास डर के मारे कांप रही है। क्यों कांप रही है? देखते हैं, लगता है रिजल्ट का समय आ गया है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next class and who will be kept back। कहते हैं the reason, कारण, of course, वास्तव में, is the forthcoming meeting, आने वाली मीटिंग है, in which, जिसमें, the teacher decide, टीचर डिसाइड करेंगे क्या? who will move to the next class, कौन नेक्स्ट क्लास में मूव करेगा, एंड हु विल केप्ट बैक, और कौन पिछली क्लास में ही रह जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है हमारे लिए। बैठक बैठी है, कहते हैं कि आगे आने वाली बैठक जिसमें जो टीचर्स लोग हैं वो निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में प्रोन्नत होगा और कौन उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट, लगभग आधी क्लास बेट लगा रही है। बेट लगाना समझते हैं? बेट, बेट मीन्स शर्त लगाना। यस, बेट मीन्स शर्त लगाना, शर्त समझते हैं ना? यस, कौन फेल होगा, आप फेल हो गए तो, पास हो गए तो क्या खिलाओगे, इस तरह से बेट लगाते हैं। तो लगभग आधी क्लास ने एक दूसरे से बेट लगा लिया था। और कहते हैं GN एंड आई, GN इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल और बॉय, एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us। हम, मैं और GN अपने पीछे बैठे दो लड़कों को लेकर के बहुत ही मूर्ख मजाक कर रहे थे। क्या? CN एंड जैकुस, CN एंड जैक्स के बारे में, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, जो अपना पूरा दिन केवल बेट लगाने में व्यतीत करते हैं। तो कहते हैं कि मैंने अपने पीछे बैठे दो लड़के जिसमें CN और जैकीब पर मूर्ख बन कर के या मूर्खों की तरह हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने छुट्टियों के लिए की गई बचत को शर्त पर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? जो छुट्टियों पर उन्होंने अपना सेविंग किया था, इनकम बचाया था, उसको उन्होंने तो अपनी बेट में लगा दिया था, अपने शर्त में लगा दिया था कि चलो मैं इतना, मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं जीत गया तुमको ये खिलाऊंगा, अगर तुम जीत गए तो क्या खिलाओगे। इस प्रकार से उन्होंने जो सेविंग की थी, अपनी बचत की थी, उसका ही पूरा शर्त लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को देखते हैं। चलिए, कहते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no or not I am, even GS pleading glances and my angry outburst cannot call them down। कहते हैं हम लोग सुबह से लेकर रात तक यही शर्त लगाते रहे क्या कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास हो जाऊंगा, हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। यहाँ तक कि बताते हैं, मतलब इस प्रकार से शर्त लगाते हैं। और कहते हैं इवन, यहाँ तक कि जी कोई नाम है, जी प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैन नॉट कॉम डाउन। कहते हैं यहाँ तक कि जी
कि निवेदन भरी नज़रें और मेरा ज़ोर का ठहाका उनको शांत नहीं कर सक रहा था, शांत नहीं कर पा रहा था। हम लोग खूब ठहाके लगाकर हँस रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है ना, एक दूसरे पर कमेंट कर रहे थे, फिर भी कोई शांत नहीं हो रहा था। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज़, यहाँ पर बहुत सारे डमीज़ हैं। डमी समझते हैं ना, डमीज़, डमीज़ मीन्स होता है बुद्धू लोग हैं, पर्सन ऑफ लॉ इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस वाले पर्सन, बुद्धू लोग भी हैं। क्या मीनिंग याद रखिएगा, क्या है कि मीनिंग ये लिखा हुआ है, ये डमी, डमी पर्सन होते हैं, डमी कैंडिडेट या डमी पर्सन मीन्स बुद्धू लोग हैं। दैट अबाउट अ क्वेटर ऑफ अ क्लास, क्वेटर समझते हैं ना, हाँ क्रिएचर एक प्रकार से, CREATURE, क्रिएचर, ये क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स प्राणी एक प्रकार से ना, क्रीचर, क्रीचर मीन्स एक प्रकार से प्राणी समझ लीजिए। हाँ, तो कहते हैं कि बट टीचर्स आर द मोस्ट, हाँ हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो डमी द मोस्ट क्वेटर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, और हम लोग ये बात कर रहे हैं आपस में कि हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पिछली क्लास में रह जाएंगे। बट टीचर्स आर द, और हम लोग ये भी कहते हैं कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। अनप्रिडिक्टेबल मीन्स जिन पर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, जिनकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ये कोई बच्चा नहीं जान सकता है। इसलिए कहते हैं कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। टीचर्स इस धरती पर ऐसे प्राणी हैं जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। तो चलिए, आज की क्लास में इतना बहुत है, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, इसी के आगे शुरुआत करेंगे। आज तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।